हेलो बच्चों, SRY क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कक्षा 12 के चौथे अध्याय का जो अगला भाग है, भाग 6, इसको पढ़ेंगे। इसके पहले के 5 भाग के वीडियो जो है ये चैनल पर पड़े हुए हैं, वहाँ से आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं, ताकि ये जो भाग है ये आपको आसानी से समझ में आए। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत या क्रोमोसोमवाद पढ़ा, ठीक है, जिसके अनुसार क्या कर दिया गया कि नहीं, जो मेंडल के जो कारक हैं वो एक्चुअली में मेंडल के जो कारक है उनका व्यवहार चूँकि गुणसूत्रों जैसा ही था, तो गुणसूत्रों का उपयोग करके मेंडल के जो आनुवंशिकता के जो नियम थे उनकी व्याख्या की गई और इसी को कहा गया क्रोमोसोमवाद या गुणसूत्रवाद, वंशागति का गुणसूत्रवाद। जिसके अनुसार क्या था कि जो ये लक्षण को नियंत्रित करने वाले जो कारक हैं, जिसको हम लोग जीन के नाम से जानते हैं, ये गुणसूत्रों पर ही स्थित होते हैं, ठीक है। और गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, या हम कह सकते हैं कि मतलब गुणसूत्र ही है जो लक्षण को नियंत्रित करते हैं। और जब जो नियम उन्होंने 2 नियम दिए थे मेंडल के, जो विसंयोजन का नियम, स्वतंत्र अभिवन का नियम, तो इसमें जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था वो एक्चुअली किसके बारे में, जब क्रोमोसोमवाद में क्या कहा गया कि जो चीज़ विसंयोजित हो रही है या फिर जिसका स्वतंत्र अभिवन हो रहा है वो क्या है, गुणसूत्र है। यही था गुणसूत्रवाद, ठीक है। तो आज हम लोग उसके आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें वंशागत के गुणसूत्र सिद्धांत का ही बचा हुआ पार्ट पढ़ेंगे। तो इसमें क्या था कि जो थॉमस एट मॉर्गन थे और उनके जितने साथी थे, उन्होंने गुणसूत्रवाद जो दिया गया उसका प्रायोगिक सत्यापन किया कि हाँ, ये जो कहा जा रहा है ये सही है। और इसके लिए उन्होंने ये सत्यापन किया ही किया, इसके साथ उन्होंने यौन जनन उत्पाद विभेदन जो था, इसके लिए, इसकी खोज के लिए जो ये आधार एक नींव डाली कि मतलब जो यौन जनन उत्पादन विभेदन है कि मतलब कि नर और मादा का, ठीक है, नर और मादा के जैसे कुछ लक्षण होते हैं कि जो मतलब नर में है, जो कुछ लक्षण मादा में है, या फिर किस तरह से नर मादा का विभेदन होता है युग्मज निषेचन के पश्चात, इसके लिए उन्होंने नींव डाली। और इन्होंने क्या किया कि जो फ्रूट फ्लाई होती है, जिसका वैज्ञानिक नाम जिसको हम लोग वैज्ञानिक नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर बोलते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके ऊपर इन्होंने बहुत सारे संकरण के प्रयोग किए, ठीक है। अभी जो ड्रोसोफिला था, ठीक है, संकरण में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं मटर का चुनाव क्यों किया गया, तो यहाँ पर भी ये है कि नहीं क्यों मॉर्गन, जो TH मॉर्गन थे, इन्होंने क्यों फलमक्खी का ही चुनाव किया, तो इसके भी कई रीजन्स थे। पहला रीज़न तो ये था कि जो फल मक्खियाँ होती हैं इनको आसानी से कृत्रिम माध्यम में हम लोग रख सकते हैं। कृत्रिम माध्यम में रखने का मतलब ये है कि जैसे अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो इनको लैब में रखना पड़ेगा, तभी एक्सपेरिमेंट इनके ऊपर हो जाएगा। हम लोग पर्यावरण में रहकर इन जीवों के ऊपर वंशागति का अध्ययन नहीं कर सकते आसानी से, ठीक है। तो इसके लिए इनको लैब में संवर्धन करने की ज़रूरत होती है। तो ये जो फ्रूट फ्लाई होती हैं इनको आसानी से लैब में संवर्धित किया जा सकता है या इनको कृत्रिम माध्यमों में रखा जा सकता है। दूसरा जो मेन रीज़न है कि ड्रोसोफिला का उपयोग क्यों किया गया, तो इसका दूसरा जो मेन रीज़न है वो है इनकी छोटा जीवन चक्र, ठीक है। वंशागति का अध्ययन हम लोग उन्हीं जीवों पर कर सकते हैं जिनकी जो आयु होती हो बहुत कम होती है, जिनका जीवन चक्र बहुत कम होता हो, जिससे हम उनकी कई संतति पीढ़ियों का अध्ययन कर पाएँ, ठीक है। ऐसे जीव का हम लोग चुनाव नहीं कर सकते जिनका जीवन काल मानव से ही ज़्यादा होता हो, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम एक पीढ़ी का भी सही से अध्ययन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये दूसरा मेन रीज़न था। तीसरा जो कारण था उसमें ये था कि एक बार इसमें अगर निषेचन हो गया तो ये एक बार में अनेकों संतानें उत्पन्न करती हैं। तो ये तीसरा ये भी था कि एक ही पीढ़ी में हम लोग जो इसकी संतति हैं उसमें अगर कोई लक्षण जो जिसके हम लोग वंशागति का अध्ययन कर रहे हैं तो वो उसके संततियों हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से वो लक्षण जो है जा रहा है। चौथा जो रीज़न था वो था कि लिंग विभेदन, कि इसमें जो ये ड्रोसोफिला है इसमें लिंग विभेदन स्पष्ट रूप से हम लोग देख सकते हैं। हम लोग बाहर से देख के ही बता सकते हैं कि ये नर है ये मादा है, ठीक है। इसको लिंग विभेदन, तो इसमें सुस्पष्ट लिंग विभेदन होता है। आसानी से देखकर हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा नर है और कौन सा मादा है। अगला जो रीजन था वो था कि
ये जो ड्रोसोफिला होता है इसमें आनुवंशिक, ठीक है, बहुत आनुवंशिक विविधता के अनेक रूप पाए जाते हैं। कि मतलब किसी भी लक्षण का अगर हम लोग बात करें एक लक्षण का, तो उसमें कई स्वरूप होते हैं, ठीक है। तो जो अस्पष्टतः अगर कोई हमारे पास कम क्षमता वाला माइक्रोस्कोप है, उसकी सहायता से हम उन विविधताओं को आसानी से देख सकते हैं। तो इससे ये होगा कि अगली पीढ़ी में जो लक्षण जा रहा है उसको भी हम लोग आसानी से कम क्षमता वाले माइक्रोस्कोप की सहायता से देख करके बता सकते हैं कि लक्षण अगली पीढ़ी में किस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो इन्हीं कारणों से टी.एस. मॉर्गन ने इसका चुनाव किया, फ्रूट फ्लाई का। अब उन्होंने क्या किया कि लिंग संलग्न जीवों के लिए, कि मतलब ऐसे जीनों के लिए जो लिंगों से जुड़ी होती हैं, ठीक है। लिंगों का मतलब नर में अलग होती हैं और मादा में अलग होती हैं। तो इसके अध्ययन के लिए इन्होंने कई सारे क्रॉस किए, ठीक है, बहुत सारे संकरण किए। और जितने भी संकरण इन्होंने किस पे किए, ड्रोसोफिला में किए। और जितने भी संकरण ये कर रहे थे, ठीक है, वो मेंडल द्वारा जो द्विसंकर संकरण किया गया था उसी के समान, बिल्कुल उसी के समान था, ठीक है। मेंडल का जो द्विसंकरण संकरण जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है, उसी के समान जितना भी इन्होंने संकरण किया ड्रोसोफिला पर, वो सेम टू सेम उसी के स्वरूप थे। जैसे उदाहरण के स्वरूप में अगर हम लोग समझना चाहें तो उन्होंने क्या किया कि एक ड्रोसोफिला की एक प्रजाति जिसका शरीर पीला था और आंखें लाल थी, ठीक नहीं, आंखें श्वेत थी, सफ़ेद थी। और दूसरा जो इन्होंने लिया वो था भूरा शरीर और लाल आंखों वाला। ये भूरा शरीर और लाल आंखों वाला जो वन्य जीव है, वन्य प्रकार का मतलब ये होता है कि नेचुरली इनका लक्षण यही है, ठीक है। ये उत्परिवर्तित रूप है, उसका बदला हुआ रूप है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जब इन दोनों का संकरण करवाया और संकरण करा के F1 पीढ़ी प्राप्त की, ठीक है, F1 पीढ़ी प्राप्त की। फिर F1 पीढ़ी को क्या किया, मतलब निषेचित करवा दिया। मतलब नर भी उसी नर का भी वही लक्षण, मादा का भी वही लक्षण। और जब यहाँ पे इन्होंने निषेचन करवाया तो इन्होंने देखा कि जो F2 पीढ़ी में जो अनुपात मिलना चाहिए था, क्योंकि इनका भी क्या था, इनका भी प्रयोग था मेंडल के प्रयोग के समान ही था। तो मेंडल के द्विसंकर संकरण में हमने अनुपात क्या देखा था, 9:3:3:1, ठीक है। तो वही अनुपात आना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। इनका अनुपात जो था वो मेंडल के अनुपात से काफ़ी अलग आ गया, यानी 9:3:3:1 से काफ़ी अलग आया वो, ठीक है। और काफ़ी जब अलग आया तो इन्होंने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मेंडल का जो प्रयोग था उसके जो परिणाम थे F2 पीढ़ी में संतति के जो संततियों का जो लक्षणों का अनुपात था वो इस प्रयोग में क्यों नहीं आया, ठीक है। तो इसके लिए मेंडल जो टी.एस. मॉर्गन जो इस समय अध्ययन कर रहे थे, वो जान चुके थे कि जो जीन है, जो कारक जो उसको कर रहे हैं, मेंडल जिसको कारक कहा था, क्योंकि इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो जीन लेवल पे बात करें तो जो जीन होता है वो कहाँ पे स्थित होता है, गुणसूत्र में स्थित होता है, ठीक है। और इन्होंने ये भी जान लिया कि जब कोई द्विसंकर अगर क्रॉस करवा रहे हैं हम लोग, कि कोई एक लक्षण को नियंत्रित करने वाला, ठीक है, दो लक्षणों को नियंत्रित करने वाला, यदि कोई दो जीन जो है, ठीक है, दो जीन जो है अगर एक ही गुणसूत्र पे स्थित होते हैं, एक ही गुणसूत्र में स्थित हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो F2 पीढ़ी में ये संतति प्राप्त हो रहे हैं, इनका ज़्यादा लक्षण क्या होता है, जनकों से मिलता जुलता है, ठीक है, जनकों से मिलता जुलता है। और जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि F2 पीढ़ी में संकर को आया तो इसमें संतानें जो थी 98.7% जो थी वो जनक के जैसी थी, और 1.3% जो क्या थी कुछ अलग आई, ठीक है। तो उन्होंने ये सोचा कि नहीं ये हाई क्यों आया, ठीक है। तो उन्होंने इसका रीज़न ये बताया कि ये जो लक्षण को, ये जो लक्षण जो पीला श्वेत है या फिर पीला श्वेत है या वन्य प्रकार है, इस लक्षण को नियंत्रित करने वाला जो कारक है या जो जीन है श्वेत को पीला को, ठीक है, या फिर इसमें हम लोग कहें क्या था, लाल आंखें जो थी लाल थी, इसमें आंखें श्वेत थी, शरीर पीला था, और इसमें आंखें लाल थी। तो इसमें क्या था कि जो पीला और श्वेत लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जो कारक हैं दोनों क्या है, एक ही गुणसूत्र पर स्थित है, ठीक है। और इस स्थिति में क्या होगा कि इनका स्वतंत्र वियोजन नहीं होगा,
क्योंकि हम लोग अब जान चुके हैं कि वियोजन जो होता है एक्चुअली किसका होता है, गुणसूत्रों का। तो जब गुणसूत्र हटेंगे तो ये दोनों जो ये जीन हैं वो एक साथ ही युग्मकों में जाएंगे। और इसीलिए क्या हुआ कि यहाँ पे जो F2 पीढ़ी में जो संतति आए उसमें से ज़्यादातर कैसे थे, जनक की तरह ही थे। तो इसके लिए मॉर्गन ने ये बताया कि ये जो दो जीन हैं ये क्या है, ये आपस में भौतिक रूप से जुड़ी हुई हैं, और इसके लिए इन्होंने शब्द यूज किया सहलग्नता, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं लिंकेज। ठीक है, इसके साथ ही जो अजन की जीन संयोजन आया, जो यहाँ पे आया कि मतलब ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि दो जीन जो थी वो क्या थी, साथ साथ थी, तो इस तरह का नहीं आना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी आया। तो इसके लिए उन्होंने एक कारण बताया कि इनका क्या हुआ, ये जो जीन है इनका पुनः क्या हुआ, पुनः इनके गुणसूत्रों में जब मतलब ये युग्मक जनन हो रहा था तो उसी समय क्या हुआ कि हो सकता है कि एक जीन का कुछ एकाध ऐसी प्रक्रिया में एकाध दो युग्मकों में या कुछ ही युग्मकों में ऐसा हुआ होगा कि वो जीन हो सकता है कि दूसरे जो गुणसूत्र हैं उनके खंडों का आपस में बदलाव हो गया हो, और इसके लिए उन्होंने शब्द यूज किया पुनर्योजन। ठीक है, तो एक ही गुणसूत्र में स्थित होने पर भी कुछ जीनों में अधिक संलग्नता थी, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा थी संलग्नता की, 98.7% जो थी वो संलग्नता थी, और पुनर्योजन बहुत कम था। जबकि कुछ में ऐसा, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जन के प्रकार जो था 62.8%, अजन के प्रकार 37.2% था। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें मॉर्गन के एक शिष्य थे जिनका नाम था अल्फ्रेड स्टर्टीवेंट, इन्होंने एक ही गुणसूत्र के जीन युग्मों को पुनर्संयोजन जो आवृत्ति है ये कि मतलब 37.2% है, तो जो आवृत्ति है दो जीनों के बीच में जो रिकॉम्बिनेशन की आवृत्ति है उसको पता किया, और उसके आधार पर, ठीक है, उसको एक दूरी मानकर उन्होंने क्रोमोसोम में इसकी स्थिति के चित्र बना दिया कि ये गुणसूत्र पे कहाँ पर स्थित है। ठीक है, जिसको क्या कहा गया, रिकॉम्बिनेशन मैप कहा गया, जिसका उपयोग जो है किसी भी जीव का जब हम लोग DNA में इस जीनों का अगर अनुक्रम पता करते हैं तो उसमें किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का जो पार्ट है वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।